नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी। आप सबको पता ही है, आजकल मैं सुना रही हूँ आप सबको बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ उपन्यास परिणीता। आज परिणीता का 5वां भाग। पिछले भाग में आपने सुना कि शेखर अब खुद के लिए लड़की देखने गया था। मतलब शेखर के माता पिता उसकी शादी करवाना चाहते हैं और उसके लिए लड़की चुनी। शेखर उस लड़की से मिलने गया था और मिलके वो आ चुका है। और उसके बाद शेखर और उसके माँ के उनके बीच की वार्तालाप है। तो थोड़ा सा उसके भुवनेश्वरी उनकी माँ का नाम है, शेखर की माँ का नाम। तो भुवनेश्वरी का थोड़ा सा परिचय है कि वो गांव से आई महिला है, शहर में रहती हैं, फिर भी बहुत संस्कारी हैं और दूसरों की दुख को बहुत जल्दी समझती हैं और उसे दूर करने की कोशिश करती हैं। तो शेखर जब लड़की देख के आता है तो माँ उससे पूछती है कैसी लगी, उसका रंग कैसा है। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी और शायद सबको लगे कि जैसा मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि इस उपन्यास का रचना काल 1913 है और बांग्ला भाषा में लिखी गई है, तो बंगाल की संस्कृति है। उस वक्त में शेखर की माँ उससे पूछती है, सबसे ज़रूरी बात ये बताओ शेखर की लड़की पढ़ी लिखी कहाँ तक है। अब आप सोचें कि उस वक्त में ऐसी महिला जो खुद बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो कहती हैं कि एक पढ़े लिखे लड़के के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, तुमने इस बारे में बात क्यों नहीं की? तुमने क्यों नहीं पूछा कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है? ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि माँ समझती है कि मेरा बेटा अगर पढ़ा लिखा है तो उसके लिए जो कन्या आए वो भी पढ़ी लिखी आए। ये एक बहुत बड़ी बात थी आज से इतने पीछे के साल में, अगर हम देखें तो इतने साल पहले के संदर्भ में। फिर शेखर और उसकी माँ का जो वार्तालाप होता है, तो शेखर जितने हल्के से जवाब देता है अनमने ढंग से, तो उसकी माँ समझ जाती है कि शेखर का ब्याह करने का यहाँ पर मन नहीं है। तो वो पूछती है कि इसका मतलब है तुम ब्याह नहीं करोगे। तो शेखर कुछ जवाब देता है, इससे पहले वहाँ पर ललिता आ जाती है। फिर उन तीनों की बातचीत होती है। तो शेखर की माँ बताती है, शेखर कहता है कि ललिता अपने घर में आजकल रसोई कर रही है, खाना बना रही है। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, ललिता का ब्याह नहीं हुआ है तो वो कच्चा खाना उसके हाथ का कोई घर में नहीं खा सकता। ये एक खास बात है तात्कालीन बांग्ला संस्कृति के हिसाब से कि अगर लड़की की शादी नहीं हुई हो तो उसके हाथ का बना कच्चा खाना कोई भी नहीं खाएगा। तो उसकी शेखर की माँ भुवनेश्वरी कहती हैं कि मैंने अपनी मिश्रानी, मतलब जो शेखर के घर में कुक थी, उसे भेज दिया है उसके घर में खाना बनाने। शेखर पूछता है कि हमारे घर में फिर खाना कौन बनाएगा? तो शेखर की माँ कहती हैं कि बड़ी बहू बनाएगी। वहीं पे ये एपिसोड खत्म किया था मैंने। अब आगे कोई महीने भर बाद की बात है। शेखर अपने कमरे में सोफे पर आड़ा तिरछा लेटा हुआ कोई विदेशी उपन्यास पढ़ रहा था। हमेशा की तरह धीमे कदमों से ललिता आई और तकिए के नीचे से चाबी का गुच्छा निकालकर तिजोरी खोलने लगी। शेखर ने किताब पर से दृष्टि नहीं हटाई। साधारण भाव से पूछा, क्या हो रहा है? कैश बॉक्स खोलती हुई ललिता ने जवाब दिया, रुपये ले रही हूं शेखर। ठीक है, यह कहकर शेखर फिर उपन्यास में व्यस्त हो गया। ललिता बाहर जाने के लिए थोड़ा साज श्रृंगार करके आई थी। वो चाहती थी कि शेखर उसे एक नजर देख ले और पूछे कि वो कहाँ जा रही है। शेखर को उपन्यास में दृष्टि कराए देख वो कुछ ऊंचे स्वर में बोली, 10 रुपए लिए हैं शेखर। उसका ख्याल था कि शेखर इस बात पर प्रश्न अवश्य करेगा कि किस लिए या फिर क्यों लिए तुमने रुपये, और उसकी ओर देखेगा। लेकिन शेखर ने कोई जिज्ञासा प्रकट नहीं की, कोई प्रश्न नहीं किया। बहुत ही निर्विकार भाव से अच्छा कहा और उपन्यास पाठन में डूबा रहा। ललिता की ओर देखा तक नहीं। अब ललिता को बड़ी बेचैनी होने लगी। आज उसे कुछ परिचितों के साथ नाटक देखने जाना था। वे लोग नीचे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और ललिता बिना शेखर की अनुमति के कहीं नहीं जाती थी और अनुमति उसे मिल भी जाती थी। इसी विश्वास से वो तैयार होकर आई थी कि शेखर से रुपए भी लेगी और अनुमति भी। लेकिन आज स्थिति ही विचित्र थी।
शेखर उसकी ओर देख तक नहीं रहा था। वो फिर अनुमति किस तरह से लेती? कोई उपाय ना सूझने पर वो झूठ मूठ ही कमरे का सामान इधर से उधर करने लगी, जैसे उसे ठीक तरह से व्यवस्थित कर रही हो। शायद इस खटपट से झुंझलाकर शेखर उसकी ओर देख ले और वो उनसे नाटक देखने जाने की अनुमति मांग ले। ये विचित्र बात है कि आज तक उसे कभी किसी ने नहीं बताया था या आदेश दिया था कि उसे जो भी करना है शेखर की अनुमति लेकर करना है। लेकिन ईश्वर ने प्राणी मात्र में जो सहज बुद्धि दी है, उसने ना जाने कब ललिता के मन में ये भावना पैदा कर दी थी कि मामा मामी पर आश्रित होने के बावजूद शेखर उसके संरक्षक और शुभचिंतक हैं और उसकी आज्ञा या अनुमति के बिना उसे जीवन में कुछ नहीं करना चाहिए। होश संभालने के बाद से आज तक ललिता ने शेखर की अनुमति लिए बिना कोई काम नहीं किया था। जब उठापटक करते काफी देर हो गई और शेखर का ध्यान योग नहीं टूटा तो पराजित होकर वो कमरे से बाहर निकलने लगी। दरवाजे पर पहुंचकर वो ठिठक गई और बहुत धीमे स्वर में बोली, हम लोग थिएटर देखने जा रहे हैं। इतने धीमे स्वर में कही गई ये बात शेखर के कानों तक नहीं पहुंची। वो उसी तरह उपन्यास पढ़ता रहा। अब ललिता ने स्वर को थोड़ा ऊंचा कर कहा, सब कोई मेरे लिए खड़े हैं। अब शेखर को लगा कि उससे कुछ कहा जा रहा है। उपन्यास बंद कर वो बोला, क्या है? ललिता ने आहत स्वर में कहा, इतनी देर बाद सुनाई दिया? मैं कह रही थी कि हम लोग नाटक देखने जा रहे हैं। हम लोग? शेखर ने कुछ आश्चर्य से प्रश्न किया। हम लोग माने कौन कौन? मैं, अन्ना काली, बगल वाले मकान की चारू वाला, चारू का भाई, उनके मामा। शेखर ने बीच में रोकते हुए पूछा, ये मामा कौन है? गिरीन बाबू, ललिता ने उत्तर दिया। फिर कुछ ठहर कर बोली, 1 हफ्ता पहले ही मुंगेर से आए हैं, बीए यहीं से करेंगे, अच्छे व्यक्ति हैं। अरे वाह, शेखर के स्वर में व्यंग भर गया। बड़ी जल्दी अच्छा खासा परिचय हो गया है, नाम धाम काम सब कुछ मालूम हो गया है। तभी तो 4-5 दिनों से शक्ल तक नहीं दिखी तुम्हारी। शायद ताश हो रहा होगा चारू के यहाँ, है ना ललिता? ललिता शेखर के व्यंग की तेजी से थोड़ी डर गई, कुछ भी नहीं बोली। क्यों? इधर कई दिनों से ताश की चौकड़ी जम रही होगी, तभी फुर्सत नहीं मिली होगी आने की। शेखर के स्वर का तीखापन बढ़ता जा रहा था। ललिता ने साहस बटोर कर किसी तरह स्थिति स्पष्ट की। वो चारू ने कहा था। चारू ने कहा था? क्या कहा था चारू ने? ये कहते हुए शेखर ने ललिता की ओर दृष्टि घुमाई और उसे ऊपर से नीचे तक देखता हुआ बोला, ओ तो पूरी तैयारी करके आई हो पूछने, ठीक है जाओ। ललिता चुपचाप खड़ी रही, ना हिली ना डुली। उसे इसी तरह खड़ी देखकर शेखर ने कहा, अब इस तरह मुंह बनाए क्यों खड़ी हो, जाओ। कुछ देर चुप खड़ी रहने के बाद ललिता ने धीमे स्वर में पूछा, तो जाऊं शेखर? शेखर ने अनमने भाव से कहा, कह तो दिया कि जाओ। ये कहते हुए उसने फिर से उपन्यास अपने हाथ में ले लिया। शेखर की इस बातचीत से ललिता का नाटक देखने का सारा उत्साह जाता रहा, लेकिन उसकी व्यवस्था ये थी कि उसका नाटक देखने जाना आवश्यक था, क्योंकि दिन में ताश खेलते समय ही ये निश्चित हो गया था कि नाटक देखने में जितने पैसे खर्च होंगे उसमें आधे ललिता देगी और आधे चारू के मामा जी। नीचे चारू के घर के सब लोग सजे धजे खड़े ललिता की प्रतीक्षा कर रहे थे और ज्यों-ज्यों ललिता को देर हो रही थी त्यों-त्यों उनकी अधीरता बढ़ती जा रही थी। ललिता के समझ में ऐसा कोई उपाय नहीं आ रहा था जिससे इस विषम परिस्थिति में उसका
उद्धार हो सके। उसमें ये साहस भी नहीं था कि शेखर की अनुमति के बिना वो नाटक देखने चली जाए। इस कारण एक आध मिनट चुप खड़ी रह उसने फिर दीन स्वर में प्रश्न किया, सिर्फ आज भर के लिए चली जाऊं शेखर? शेखर ने किताब एक ओर फेंकी और डांट डपट भरे स्वर में कुछ रुखाई के साथ कहा, अब तंग ना करो ललिता, नाटक देखने की इतनी इच्छा हो रही है तो जाओ। तुम अब इतनी छोटी बच्ची नहीं हो कि अपना भला बुरा न भी ना समझ सको। यह सुनकर ललिता को पसीना आ गया। शेखर से डांट खाने का अभ्यास है उसे। वो कई बार शेखर से डांट खा चुकी है, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में शेखर ने इस बेरुखाई के साथ उसे कभी नहीं डांटा था। इस डांट के बाद नाटक देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी, लेकिन तैयार होकर नीचे खड़े उसका इंतजार करते हुए लोगों से जाकर ये कहने की भी हिम्मत उसके अंदर नहीं थी कि वो नाटक देखने नहीं जाएगी। उसे क्या पता था कि उसे इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, वरना वो नाटक देखने जाने की बात पर हामी ही ना भरती। वैसे शेखर ने उसे कहीं आने जाने के लिए कभी नहीं रोका था, इसीलिए वो तैयार होकर आई थी। लेकिन इस समय जो कारण बताकर शेखर ने उसके जाने पर प्रतिबंध लगाया था, वो इतना लज्जास्पद था कि ललिता का मन हुआ कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ देर और उसी तरह वहां खड़ी रही, लेकिन शेखर ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा तक नहीं। हार कर वो अपने आंसू पोंछती हुई नीचे उतर आई। महरी को कहकर उसने अन्ना काली को बुलवाया और 10 का नोट उसके हाथ में देती हुई बोली, तुम लोग नाटक देखने चले जाओ अन्ना काली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चारू से कह देना मैं नहीं जा सकूंगी। क्या हो गया दीदी? अन्ना काली ने सहानुभूति जताई। कुछ नहीं, सिर में दर्द हो रहा है, जी मतला रहा है, तबीयत खराब हो रही है। कहते हुए ललिता बिस्तर पर लेट गई। इसके बाद घर में ही काफी नाटक हुआ। अन्ना काली से ये सूचना पाकर चारूबाला आई। उसने बहुत खुशामद की, जिद की, कस्में दिलवाई। फिर ललिता की मामी को बुलवाकर उनसे जोर डलवाया, लेकिन ललिता टस से मस ना हुई। अन्ना काली नाटक देखना चाहती थी। ललिता के लिए 10 रुपए उसके हाथ में थे। ललिता के दिए हुए 10 रुपए अन्ना काली के हाथ में थे। जब ललिता चारपाई से नहीं उठी तो उसने चारूवाला को एक ओर ले जाकर कहा, चारू दीदी, जब ललिता दीदी की तबीयत खराब है और उनका नाटक देखने जाने का मन नहीं है तो उन्हें घर पर ही रहने दो। चलो हम लोग नाटक देख आए। रुपये तो ललिता जी ने दिए ही हैं, ये देखो। चारू की समझ में ये बात आ गई। वो ये भी समझ गई कि छोटी होने के बावजूद अन्ना काली समझदार है, इसीलिए ललिता को वहीं छोड़ बाकी लोग नाटक देखने चले गए। परिणीता का ये एपिसोड यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ उपन्यास परिणीता। जल्दी ही मिलती हूँ उपन्यास के अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।